नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 3 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं। आज पूरे 30 सवाल लिए जाएंगे। पूरे अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा तो लगेगा ही दोस्तों, फिर भी आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? सवाल एमपीपीएससी में पूछ चुका है, वही कराए जा रहे हैं आज। इसमें आज ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो है समान आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अधिकार में नहीं है। ये आइए दिखाते हैं पूरा डिटेल। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, पूरा बातों को नोट करते हुए चलेंगे, आप ही के फायदा होगा। जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से ये समान आवास का अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास ही पूरी शक्ति होती है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये अनुच्छेद 139 के अधीन है। ध्यान रखिएगा, पूरी बात आप नोट करते हुए चलेंगे। सारे अच्छे सवाल हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। किस सदन में पेश किया जाता है? इसका सही जवाब सिर्फ लोकसभा में। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। वित्त विधेयक साधारणतः प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा सारी बातों को। आइए देखें अगला सवाल। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ न कुछ समझ आएगा। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? सारे सवाल जो हैं मेरे द्वारा बनाए नहीं हैं, ये एमपीपीसीए में पूछ चुका है। इसका सही जवाब है ए तथा बी, दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये आता है, सब लोग सुनते होंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जवाब नहीं जान पाते होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा। इसका सही जवाब है संसद, पार्लियामेंट। आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तभी मंत्रिपरिषद बनता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है भंग होने का विषय नहीं है। राज्यसभा में सदस्य जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ये भंग कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1947, 1948, 1950 और 1952। बहुत अच्छा सवाल है। 20 नवंबर 1949 को भारत का संविधान, 20 नहीं है 26 है, यहाँ 26 कर लीजिएगा। 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और
24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है भारतीय संविधान अपनाया संसद ने तो कब अपनाया 1950 में, और नई संविधान संसद बना था 1952 में, तब तक अस्थायी संविधान संसद था, इसलिए 1950 आंसर है इसका, ध्यान से समझिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। आइए दिखाते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अथवा 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। पृथ्वी की सूर्य से इतनी अधिक दूरी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लग जाता है। सब लोगों को ज्ञात होगा, ये जो है दूरी आप जरूर नोट कर लें। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डिजर्ट कौन सा है? ये तो बच्चे सा सवाल हो गया है। सारा रेगिस्तान बार बार बताया गया है इस चैनल पर भी, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं वो जरूर नोट कर लें। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? कहीं कहीं किताबों में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड भूमध्य रेखा इक्वेटर पर किए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? जहांगीर के समय कौन सा अंग्रेज आया था? बार बार सवाल बनता ही है, इसमें ध्यान रखिएगा। टॉमस रोज था, जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू तक गए थे, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। आने वाला अंग्रेज भी पूछता है जहांगीर के समय, तो नाम ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन संबंधी थे, किससे संबंधित थे? अलाउद्दीन की कहानी जानते होंगे, भुजरियों की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध उनकी चला था। इसमें से सही जवाब है महोबा से। आइए दिखाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल। आला और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। कनौजी पाठ के अनुसार अल्लाह का जन्म दशहरपुर महोबा की सीमा पर एक छोटा सा गांव में हुआ था। महोबा ध्यान रखिएगा। अल्लाह की जन्म तिथि जेठी दशहरा बताई जाती है। अल्लाह से उदल लगभग 12 वर्ष छोटा था, इसलिए इसका सही जवाब महोबा, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कालिदास बहुत प्रसिद्ध थे, उनका ग्रंथ कुमार संभव, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, इसमें किसमें किया गया है अमरकंटक का जिक्र? इसका सही जवाब है मेघदूतम। ध्यान रखिएगा, मेघदूतम में ही कालिदास ने इसकी रचना की है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसमें जो है दशावतार को छोड़कर सारे मंदिर खजुराहो में स्थित हैं। दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। ये इसमें जो है दशावतार खजुराहो में नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? एमपी का सवाल है, तो एमपी के इशारे बनेंगे ऐसे सवाल। सही जवाब ग्वालियर के सिंधिया, जहाँ झांसी की रानी मारी गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से ग्वालियर के सिंधिया मिले हुए थे, ऐसा कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल।
15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ये सवाल भी बहुतों को पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली ही आए थे भारत में 1498 में, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए। भारत की आज़ादी के बाद भी वो 14 साल तक यहाँ रहे थे। कहाँ पे? गोवा में। ध्यान रखिएगा, गोवा पे उनका अधिकार था। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उनके बारे में। गोवा पर 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासक गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आज़ादी मिली, यानी भारत के आज़ाद होने के करीब 14.5 साल बाद मिला, जब प्रधानमंत्री अपने उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने उन पर चढ़ाई किया, तब जाके ये भागे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का अंतिम वायसराय कब था? भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद भी बने लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, इसमें भारतीय नहीं लिखा है। आज़ादी के बाद भी ये प्रथम गवर्नर बने थे। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगर इसमें भारतीय रहता तब सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, क्योंकि भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी अकेले ही थे। उसके बाद तो राष्ट्रपति का पद हो गया था, सब लोगों को पता है। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें मोहन सिंह ने भाग नहीं लिया था। आज़ाद हिंद फौज के अभियोग से तात्पर्य नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक आज़ाद हिंद फौज के अनेकों अधिकारियों पर चले कोर्ट मार्शल से है। मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला था। इसमें मोहन सिंह पर नहीं चला था, इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें मोहन सिंह है। ऐसे सवाल बनते हैं, इसलिए ध्यान से पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज सबको पता होगा किसका था, सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़े थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र के पहले भी जब संविधान बनना चालू हुआ तभी जो है अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, चाहे आज़ादी के बाद तक कि जब तक लागू नहीं हो गया संविधान। इसलिए कंफ्यूज होने वाला विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान अलग हो रहा था उस दिन रात्रि को, सब भाग रहे थे, सब लोगों को पता होगा, लाखों आदमी की मृत्यु हुई थी। किसने सत्ता ग्रहण की? तो इसका सही जवाब है अंतरिम सरकार ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी बात? वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आज़ाद ने की थी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सारे जो है MPPSC का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद दोनों जगह कौन रहे थे? इसमें से सही जवाब है GV मावलंकर। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के पहले तक 14 से 15 अगस्त को तो अपना देश आज़ाद हुआ था, उस दिन तक यही थे लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद संसद के भी अध्यक्ष चुने गए थे। नाम ध्यान रखिएगा, GV मावलंकर।
आइए देखिए अगला सवाल। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जो पाकिस्तान में चले गए हैं, क्या किसने गाया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें सही जवाब है सुचित्रा कृपलानी। इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, सारी बातें नोट कर दी गई है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। लंबे संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। हर्ष और उल्लास के इस मौके पर इकबाल का गीत, इकबाल लिखा गया, इकबाल होगा, इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन को केंद्रीय असेंबली में सुचित्रा कृपलानी ने गाया। उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। ये बातें भी आप नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए सही जवाब सुचित्रा कृपलानी है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय पूछ लिया, अभी ऊपर ही बताया था। अगर भारतीय रहे तो आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एकमात्र सी राजगोपालाचारी ही बने थे। उसके बाद बताया कि राष्ट्रपति का वो पद हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा सी राजगोपालाचारी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ऐसे सवाल भी बीपीएससी में बनते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, नाम ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ। आइए दिखाते हैं उनके थोड़ा। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ जून 5, 1723 से 17 जुलाई 1790 का नाम सबसे पहले आता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है भारत में, चीन में, अमेजन तथा जायरे बेसिन में, इंग्लैंड में? का सही जवाब है अमेजन तथा जायरे बेसिन में। आइए दिखाते हैं थोड़ा उसके बारे में। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध, जिसे लिटेक्स कहते हैं, से रबड़ तैयार किया जाता है। सबसे पहले यह अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगता था, वहीं से यह इंग्लैंड निवासियों द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ले जाया गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर थाईलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें जो है सही जवाब आपका अमेजन तथा जायरे बेसिन, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है? इसका प्रमुख कारण क्या है? सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि कहाँ से उठा कर ला दिए। इसका सही जवाब है झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। ग्रीष्म अयनात प्रति वर्ष होता है। ग्रीष्म, समर सोल्स्टिस, यानी कब खत्म होता है ग्रीष्म ऋतु? इसका सही जवाब है 21 जून। 21 जून को लगभग पूरे देश में वर्षा ऋतु आ जाती है, सब लोगों को पता होगा, आने ही वाला है। इसका देखें अगला सवाल। भारत के किस जलप्रपात वाटरफॉल को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? भारत के जलप्रपात किसको नियाग्रा? इसमें सही जवाब है चित्रकूट प्रपात को, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं उसके बारे में, पूरा डिटेल बताएंगे जहां कंफ्यूजन होगा। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फुट है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। सारी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त ओशनिक डीप है, कौन सा है? इसमें ओशियनिक डीप का सही जवाब है मेरियाना। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा उसके बारे में। मेरियाना गर्त
विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी कि 124 मील पूर्व में स्थित है। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। MPPSC वाले भी ज़रूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।